उसको भी हम फिर से पढ़ें, ठीक है, रिकैपिटुलेट करें थोड़ी सी चीजें, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अभी लाइट आ नहीं रही है इसलिए थोड़ा गर्मी है, जब आएगी तो सप्लाई कटी हुई है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अदिति कल का वीडियो देख लिया है कि नहीं अभी? फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see something। ठीक है, तो फिर जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है? When charged particle accelerates, then it produces radiation. हाँ। Radiations releases packet of energy that are called photon. Photon moves like waves. सही है, ठीक है। तो इतना इन्होंने जान लिया, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हमारी आइज में लाइट पड़ेगी तो उससे क्या होगा, कुछ न कुछ उसकी वजह से सेंसिबल है हमारी आइज, उसमें रॉड्स एंड कोन्स हैं, तो वो उसको सेंस कर लेंगी और फिर हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई कोई चीज़। तो ये फॉर्म, जैसे आप ये जानते हो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू हियर समथिंग। एनर्जी है तो उसी से हम देख भी सकते हैं, उसी से सुन भी सकते हैं। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हुई कि नहीं हुई? अब जरा देखिए कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के दो नेचर होते हैं ज्योत्सना। लाइट हैज डुअल नेचर, इसका मतलब है प्रकाश का द्वैत प्रभाव है। लाइट इज अ वेव एज वेल एज इट इज ए Particle. सही है, आपने अच्छा बता दिया। तो लाइट इज अ वेव एज वेल एज, साथ ही साथ वो और क्या है, पार्टिकल। लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है? व्हेन चार्ज पार्टिकल क्या होता है बताइए? एक्सेलरेट या ऑसिलेट करे तो क्या होगा, बोलो? व्हेन, बिल्कुल सही, चार्ज पार्टिकल्स एक्सिलरेट्स। आपने कल कभी तो देखा क्या? सही, कभी आप बता रहे हैं। When charged particle accelerate, it emits radiation। ये रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोई भी चार्ज है, वो कुछ ना करे, ऐसे हिले, तो हिलने की वजह एक्सेलरेट कर रहा है, अपनी स्पीड भी बदल रहा है, अपनी डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो इसमें से रेडिएशंस एमिट होंगे। These radiations are emitted in form of, in packet of energy। ये जो रेडिएशंस निकलते हैं वो किस फॉर्म में निकलेंगे? पैकेट ऑफ एनर्जी। सो रेडिएशंस आर एमिटेड इन packet of energy which is called photon। फिर से समझिए, मेरा कहने का मतलब है वेव की तो कुछ भी वेवलेंथ हो सकती है, वेव है तो वेवलेंथ होगी, कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, लेकिन ये जो पैकेट होते हैं, पैकेट में हर चीज फिक्स्ड है, या तो इतनी एनर्जी का पैकेट होगा या इतनी एनर्जी का, इतनी एनर्जी का। पैकेट को क्वांटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा। और इस वजह से जब भी हम इस तरीके की चीज पढ़ते हैं जहाँ पैकेट का नाम आएगा तो वहां पर फिजिक्स का एक दूसरी चीज आ जाती है, क्वांटम फिजिक्स। क्या नाम आ जाता है? क्वांटम फिजिक्स। और एक है न्यूटोनियन फिजिक्स, जहाँ किसी भी चीज की एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब हम बहुत छोटे स्तर पर जाते हैं तो वहाँ चीजें पैकेटाइज्ड हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन या इस ऑर्बिट में रहेगा या इस ऑर्बिट में रहेगा या इस ऑर्बिट में रहेगा, तो उसकी हर ऑर्बिट की अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होगी, या 2 जूल होगी या 4 जूल होगी या 6 जूल होगी, 2.1 नहीं होगी वहाँ। तो जब हम बहुत छोटे स्तर पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो, चीजें हो जाएंगी, बताओ? पैकेटाइज्ड हो जाएंगी। चीजें रेंडमली नहीं होंगी कि हाँ इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो जानती होगी,
वो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। क्या आप ये सोच सकते हो 1.7 भी हो जाएगा, क्या 1.8 भी हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को काटा नहीं जा सकता, इट कैन नॉट बी कट। तो वहाँ पर आप क्वांटम फिजिक्स में चलिए। तो जब हम एटम के अंदर चले जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो वहाँ चीज़ें पैकेटाइज्ड हो जाती हैं, और पैकेट को क्वांटा कहते हैं। और इस टाइप की फिजिक्स जिसमें चीज़ें एक पर्टिकुलर नंबर लेती हैं, सारी कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं लेती, उसको क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। छोटी, ठीक है कि नहीं? तो हमने क्या देखा, जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा तो उससे क्या निकलेगी? रेडिएशंस निकलेंगे, और रेडिएशंस आर इन पैकेट। दैट पैकेट इज कॉल्ड फोटॉन। उस पैकेट को क्या कहेंगे? फोटॉन हैज ए डेफिनिट शेप। उसका एक पर्टिकुलर पैकेट है, तो ये पार्टिकल है। ये क्या चीज हो गया बताइए? एंड दैट पार्टिकल, कभी तुमने ये देखा है कि सूखी लकड़ी में जब आग निकलती है तो चिंगारी ऐसे छिटकती है? नहीं देखा है? आग या कोयले में से छिटकती, वही समझो फोटोन है, ऐसे ऐसे चल रहा। सो इट टेक्स बर्थ एज पार्टिकल, मूव्स लाइक, चलेगा कैसे बताओ? मूव्स लाइक वेव। और अगर ये किसी भी सरफेस से टकराएगा तो है तो एनर्जी, तो क्या होगा बताओ? खत्म हो जाएगा। किसी सरफेस से टकरा जाए तो ये अपनी एनर्जी सरफेस को दे देगा। सो डाइज एज पार्टिकल, 1-to-1 ट्रांसफर। ये अपनी एनर्जी किसी, जैसे फोटोन है, देखो जरा, तो ये फोटोन किसी भी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, किसी सरफेस से टकराया होगा तो इससे टकरा गया होगा, तो इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी होगी इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी पा के कहाँ चला जाएगा? हायर ऑर्बिट। ऐसा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, आप निचली सीढ़ी पे हो, आपको एनर्जी मिल जाए, चढ़ जाओगे। एनर्जी लूज हो जाए तो आप ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे आ जाओ। सही है कि नहीं? यानी फोटॉन, ये लाइट है, लाइट टेक्स बर्थ एज पार्टिकल, ट्रेवल्स एज, और when it hits some surface, तो ये जो है ये किसी एक एटम को अपनी सारी एनर्जी देगी, 1-to-1 ट्रांसफर। सो डाइज एज पार्टिकल। लाइट के दो नेचर हो गए। कौन सा हो गया? एक पार्टिकल नेचर भी हो गया, और दूसरा वेव नेचर। तो आपकी बुक में 2 चैप्टर है लाइट के, अभी जो पढ़ने जा रही हो वो पार्टिकल नेचर वाला है, और द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वो वेव नेचर का है। तो जब हम वेव नेचर की बात करेंगे तो उस चैप्टर में करेंगे, वहाँ स्कैटरिंग भी है, डिस्पर्सन भी है, वो सब वेव से हम उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी जो चैप्टर है वो हमारा किसको लेकर है बताओ? सही? तो लाइट के 2 नेचर है। ठीक है आशीष, देखो इस चीज को। तो फोटॉन, फोटॉन पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि फोटॉन जन्म लेता है, टेक्स बर्थ एज पार्टिकल। फोटॉन टेक्स बर्थ एज पार्टिकल, travels as wave, and और क्या होगा? dies as, and dies as particle। समझ में आया? लाइट का डुअल नेचर है, सीधी सी बात, इसको आगे की क्लासेस में बताया जाएगा। Light has dual nature. It is as wave as well as particle. अब जरा देखिए, reflection and refraction are the phenomena explained by particle nature. Scattering and dispersion are the phenomena explained by wave nature। कुछ चीजें देखें, वास्तव में रिफ्लेक्शन क्या होता है? When light hits some shiny surface,
तो क्या होता होगा बताओ? When it light hits, स्नेहा भी सेंटेंस कंप्लीट करो. When light hits some shiny surface, It bounces back in the same way. and it is called reflection. इसने shiny surface पर हिट किया, तो फिर क्या हो गया? ये उसी मीडियम में चली गई और इसे क्या कहोगी? It is called reflection. When light hits surface, it bounces back in same medium. It is called रिफ्लेक्शन. इसे रिफ्लेक्शन कहेंगे. सही है. रिफ्लेक्शन देखो क्या है. रिफ्लेक्शन आपने देख लिया. रिफ्लेक्शन अभी रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं परावर्तन. अब यह है अपवर्तन. देखिए अगर मान लीजिए लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में चले, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले, तो क्या होगा? इट बेंड्स. ये क्या हो जाएगा वंदना? बेंड कर जाएगी. उसी पाथ पे नहीं जाएगी. ये क्या हो जा रही बताइए? बेंड हो जाएगी. बेंड हो जाएगी. अभी लाइट आ जाएगी. ठीक है. मेरे से बेंड. When light moves from one medium to other transparent medium, तो ये चलते समय क्या होगी? बेंड हो जाएगी. That is called रिफ्लेक्शन. कभी तुमने देखा है कि पेंसिल अगर पानी में पड़ी हो तो टेढ़ी दिखाई देती है? पानी में डाल दो तो कैसे होगी? सीधी नहीं दिखाई देगी, टेढ़ी दिखाई देगी कि नहीं? इससे क्या पता चलता है? That is bending of light when it moves from one medium to other medium is called. ठीक है. ये दो चीज को bending of light when it moves from one medium to other medium, transparent medium. Is called. ये दोनों फिनोमिना लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से. ठीक है. बाकी वेव नेचर वाले अगले चैप्टर में हम देख लेंगे इन सब का क्या मतलब है, स्कैटरिंग और डिस्पर्सन. ओके. ट्रांसपेरेंट होना जरूरी, तभी हम बेंडिंग देख पाएंगे. ठीक है. अदरवाइज अगर देख नहीं पाएंगे बट फिर भी refraction हो जाएगा. ओके. नाउ देखिए रे क्या होता है? दैट इज पाथ ऑफ फोटॉन as it moves ahead is called. वैसे तो फोटॉन, ये जो फोटॉन है ये वेव की तरह चलता है, लेकिन इसकी वेव लेंथ इतनी छोटी है. एक वेव की जो लेंथ है वो कितनी है? -7 मीटर. इतनी कम है. 1 मीटर का भी 10 मिलियन हिस्सा. इतने पास होगी. जरा सोचो तो, ये इतनी पास हो जाए तो क्या तुम उस वेव को पकड़ पाओगे अपनी आंखों से? नहीं पकड़ पाओगे. इतनी पास होगी भाई. 1 मीटर में 1 मिलीमीटर का ही 10,000वां हिस्सा. 1 मिलीमीटर में 10,000 सेगमेंट कर पाएंगे तो क्या तुम उस स्पेस को पकड़ पाओगे? तो इसलिए व्हेन पाथ ऑफ लाइट या पाथ ऑफ फोटोन इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेट पाथ, उसको तुम स्पेक्ट्रोस्कोप से मत देखो, बहुत छोटे से मशीन से. वहां देखोगे तो वेव मिल जाएगा, लेकिन आंखों से देखोगे तो क्या पकड़ पाओगे? हम हमेशा बोलते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है. तो व्हेन पाथ ऑफ फोटोन इज कंसीडर्ड एज स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड रे.
और फिर उस फिजिक्स को कहेंगे रे ऑप्टिक्स। अगर उसे वेव मान लिया जाए तो फिजिक्स की दूसरी ब्रांच हो जाएगी, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट, उसे वेव ऑप्टिक्स। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो पाथ ऑफ फोटोन व्हेन इट मूव्स अहेड। तो रे को हम कैसे दिखाते हैं? ज्योत्सना ऐसे। ये माना जाता है कि लाइट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, हम सबके पर्पस के लिए लाइट क्या मानी जाती है कि ये किसी न किसी चार्जिंग एक्सीलरेटिंग चार्ज से निकली होगी और आगे बढ़ गई। सन से निकलती है, सन में बहुत सारे प्लाज्मा और चार्ज एक्सीलरेट कर रहे हैं और तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक आटो से टकरा ना जाए। अब टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो, स्कैटर हो या फिर डिस्पर्स हो, कुछ ना कुछ करेगी। उसके बहुत सारे फिनोमेना, 12 फिनोमेना, धीरे धीरे हम एक एक करके सीखेंगे। लेकिन रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है और कोई उसका टर्मिनल पॉइंट नहीं होता। ऐसा तो तुमने मैथ्स में भी पढ़ा है, सही है? बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड, बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड। अगर बहुत सारी रेज है तो उन्हें क्या कहा जाएगा? बीम या प्रकाश पुंज। ठीक है, अब बीम देखो क्या है, bunch of rays is called beam। जो बीम है वो तीन तरीके की हो सकती है। इट इज पैरेलल बीम, या हो सकती है कन्वर्जेंट बीम, या फिर क्या हो सकती है? डाइवर्जेंट बीम। कि पैरेलल बीम्स कैसी होगी? It is equi-spaced and unidirectional। जबकि कन्वर्जेंट बीम क्या होगी? कन्वर्जेंट कैसी होगी? जो रेज आगे चलने पर कैसी हो जाए बताइए? दैट इज द रेज when moving forward comes closer, it is called convergent beam। convergent beam कहने का मतलब है कि मान लीजिए बीम आगे बढ़ रही है, रेस बोल दिया, अब रेस है तो बीम है। ग्रुप ऑफ रेस को क्या कह सकते हैं बताओ? बीम कह सकते हैं, दूसरे उसको बीम कह दिया। अब देखिए ऐसा कुछ हो, मान लीजिए इसमें रेस गई और ये आगे चलने पे क्या हो गई बताओ? कन्वर्ज हो गई, तो इसको कन्वर्जेंट बीम कहा है। आगे चलने पे क्या हो रही है? देखो यहाँ से चली, आगे चलने पे क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई, तो इन्हें क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट हो गई कि नहीं? कन्वर्जेंट है, ओके। ये कैसी बीम होगी? इफ आगे चल, अभी तक पैरेलल है लेकिन इसको लगा देने से क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, इन्हीं के साथ बैठ जाओ, पीछे का फैन बंद कर देंगे तो ये, क्योंकि लाइट इसमें कमी है इन्वर्टर में। इनके साथ आगे बैठ जाओ इस फैन के साथ। ये कैसी बीम है? कन्वर्जेंट। ये देखो, देखो ये देखो आप, ये कैसी बीम है बोलो? आगे चलने पे क्या होगी बताइए? बीम नहीं। So if they come closer, then such beam is called convergent beam।
व्हाट इज डाइवर्जेंट बीम? अब डाइवर्जेंट समझे, अगर रेज, इफ रेज while moving ahead goes wider apart, अगर ऐसे हो जाए आगे चलने पर तो क्या कहेंगे? इफ रेज while moving ahead goes wider apart, it is called divergent beam. Okay. Now, अब अगर इस तरीके से चले तो ये जो रेज है ये आपको क्या लगता है, पैर नहीं आगे बढ़ने पर ये सिकुड़ रही है, वाइडर अपार्ट हो रही है, तो इसे क्या कहोगी? ये देखो ये क्या हो रही है बताइए, डाइवर्जेंट बीम हुई कि नहीं? दैट इज इफ रेज while moving ahead कैसी हो रही है? डाइवर्ज होगी, बिकम्स वाइडर अपार्ट। ये कैसी हो गई? डाइवर्जेंट। ठीक है, इट इज डाइवर्जेंट बीम। ठीक है ना, देख लिया आपने। तो तीन तरीके की बीम है। जब अभी ये पैरेलल है, इक्वी स्पेस एंड यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन अब कैसी होगी? डाइवर्जेंट बीम होगी। ओके, अब आगे देखें। मिरर क्या होता है? एनी शाइनी ऑब्जेक्ट, कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। इसका क्या मतलब है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट बाउंसेस बैक इनसाइड, इसी को तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। विच रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड मिरर, उसे मिरर कहेंगे। अब जरा देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। प्लेन मिरर क्या होगा बोलिए? प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन भी कई तरीके के होते हैं। मान लीजिए इस सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो प्लेन मिरर में, तो when parallel rays falling on a mirror get reflected as parallel, तो उसे क्या कहेंगे? अगर parallel rays, if incoming parallel rays after reflection remains parallel, तो उसे क्या कहेंगे? Then such mirror is called plane mirror, and this kind of reflection is called, ये बताए, रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसा दीदी ने हम सबको बताया, बहुत अच्छी बात बताई, समझ में आया? देखो दो चीजें बताई है दीदी ने। इन्होंने कहा कभी कभी ऐसी सरफेस भी हो सकती है, शाइनी है लेकिन कैसी हो सकती, बोलो? प्लेन नहीं है, तो इस पर पड़ने वाली रेज, ये देखो रेस पड़ी, तो जब रेस पड़ेगी तो रेस एक लॉ को फॉलो करती है। ये बात तुम्हें पता है कि आई किसके इक्वल होता है? आर के इक्वल होता है। तो इन सभी में आई तो इक्वल है ना जसविता, देखो, क्योंकि ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल इक्वल होंगे, तो आर आर भी इक्वल होंगे, सही है। तो इसलिए ये आई और आर सेम होने की वजह से यहाँ पर जो आई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, चूंकि प्लेन सरफेस है और करस्पॉन्डिंग एंगल से सब इक्वल हो गया। When parallel incoming rays after reflection remains parallel, then that mirror is called, and that reflection is called, बताती नहीं, आप बोलो।
सही बताया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसे क्या कहेंगे? उस रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। इफ अब देखो यहाँ पर भी लॉ लगाओ, तो लॉ लगाने पे तुम्हारा जो आई होगा उतना ही तो आर रखोगे। उसके लिए तुम्हें एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ना, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कम एंगल है, वहां ज्यादा, यहाँ 90 डिग्री बनाया तो देखो फिर आई और आर सेम, आई और आर हमेशा सेम रहेंगे। अच्छा यहाँ पर आई और आर सेम रहे तो क्या होगा? सिर्फ इतने ही एंगल पे निकल गया। यहाँ पर करो तो यहाँ कहाँ निकल गया? तो क्या ये तीनों रेस जो आई है ये पैरेलल रही? कोई कहीं जा रही, कोई कहीं। मेरा कहने का मतलब है इफ पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन नो मोर रिमेन्स पैरेलल, यदि एक यहाँ जाए, दूसरी यहाँ जाए, तीसरी यहाँ चली जाए तो क्या पैरेलल रही? Then that surface is called irregular surface, irregular mirror, and that reflection is called irregular reflection। इन चीजों को लिखें, देखो इस चीज को, if parallel rays, ये तो कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक, if parallel rays after reflection देखिए, if parallel incoming rays after reflection remains, ठीक है, if parallel incoming rays after reflection remains parallel, then that surface kind of reflection is called regular reflection। This takes place on plane mirror। ये किस पर होगी? Plane mirror has event surface। So this takes place on plane mirror। इसे समझो, मेरा कहने का मतलब है कि प्लेन मिरर होगा तो पैरेलल रेस टकराने के बाद पैरेलल रहेंगे, और प्लेन नहीं होगा तब तो नहीं रहेंगे। चेक करो, दोनों दिखाता हूं। ये देखो, ये प्लेन मिरर है, इसमें टकराई तो क्या प्लेन पैरेलल नहीं? ये देखो, अब इधर भी देख लो, आप भी देखो, इसमें टकराई तो पैरेलल नहीं, तो पैरेलल रेस पैरेलल नहीं, तो ये प्लेन हुआ। लेकिन अगर मैं एक स्फेरिकल मिरर ले लूं, स्फीयर टाइप है, तो बोलो क्या अब ये तुमको पैरेलल दिख रही टकराने का? ये तो पास आ गई है, देखो जिसमें क्या पैरेलल तो नहीं रही ना। अगर ऐसे कर लें तो ये ऐसे दूर जा रही, तो नो मोर रिमेन्स पैरेलल, तो उसका भी प्लेन, ठीक है। स्फेरिकल मिरर से क्या कहेंगे? इसे देखो, पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स पैरेलल, तो प्लेन मिरर हो गया। और अगर कोई स्फेरिकल टाइप मिरर होगा तो या तो पास आ जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज होकर दूर चली जाएंगे, तो ये फिर प्लेन नहीं होगा, क्योंकि नो मोर रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। सही है। चलो ये देखो, पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स पैरेलल, तो ये कौन सा मिरर है? सही है। और इसमें देखो क्या भी पैरेलल है टकराने के बाद, वो तो ये तो पास आ रही है, कन्वर्जिंग बीम बना दे रही है, या फिर क्या बना दे रही है? डाइवर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग है तो फिर ये स्फेरिकल मिरर। सही है। देख लिया आपने भी, ये प्लेन मिरर है, पैरेलल आई पैरेलल गई, लेकिन यहाँ देखो कन्वर्ज हो गई ना, और यहाँ पे ऐसे करा डाइवर्ज हो गई, तो डाइवर्जिंग मिरर है, लेकिन ये स्फेरिकल मिरर है, या तो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, प्लेन तो नहीं है ना। ये देखिए, पैरेलल आई पैरेलल चली गई तो प्लेन मिरर,
और अगर इसने कन्वर्ट कर दिया रेस को या फिर डाइवर्स कर दिया तब प्लेन नहीं, फिर ये स्फेरिकल नहीं। सही है। चलो ना ज्योत्सना इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफाइन करो। लक्षिता। Sir, if parallel incoming rays after reflection remains No more remains. no Sorry. more, no more remains parallel, then that kind of reflection is called irregular. सही। ठीक है, ऐसा लिख रहे हैं। लिखो if parallel incoming rays no more remain parallel after reflection, then such reflection is called irregular reflection. It takes place on irregular या uneven shiny surface. मिरर क्या चीज होती है? मिरर इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा ऑन वन साइड ऑफ विच इज सिल्वर पॉलिश। उसका एक साइड कैसा पॉलिश है? इसके पीछे सिल्वर पॉलिश है, फिर पेंट कर दिया गया जिससे सिल्वर निकल जाए ऐसा। ठीक है, पीछे कोई भी पेंट कर दिया सिल्वर पॉलिश है। ये मिरर। मिरर की दो सरफेस होती है, चेक करो। मिरर की एक सरफेस होती है, इसका क्या नाम है अदिति? और इसका क्या नाम है? पॉलिश्ड सरफेस। इसकी दो सरफेस, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज पॉलिश्ड। सही है। चलो अब हम आगे की बात करें। ये मुझे बताइए अदिति, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन में फॉलो होते हैं कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन? सब में फॉलो। तो वो तो हमेशा फॉलो होंगे। कोई भी लाइट जो बाउंस बैक करेगी, ऑल लाइट्स, चाहे वो रेगुलर सरफेस पे करे चाहे इर्रेगुलर पे, इट ऑलवेज फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लाइट गेट रिफ्लेक्टेड अबाइडेड बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो परावर्तन के नियमों का अनुपालन करते हुए ही परावर्तित होगी। तो हम उन दोनों नियमों को देखें। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? Now, when ray get reflected by shiny surface, it always follows laws of इसका क्या मतलब है? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? That is angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence जैसे कोई रे, ये इनकमिंग रे है, यहां से
हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, उसको कहेंगे नॉर्मल। कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे जो गिर रही है वो क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। जहां गिर रही है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसी पर एक नॉर्मल ड्रॉ। दिस इज इंसिडेंट रे। अच्छा, और ये एक इंसिडेंट एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको लिखो रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। चलिए, तो आई किसके इक्वल हो गया? बोलो, आर के इक्वल हो गया। आई इज इक्वल्स टू आर। कुछ चीजें और देख लिए। इंसिडेंट रे क्या होती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आदित्य डिफाइन करो। The angle formed between incident ray and normal is called angle of incidence. आदित्य, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को डिफाइन करो। The angle made between the incident ray and the point of incident ray, the point of incidence and normal. एंगल बिटवीन, फॉर्म्ड बिटवीन किसके किसके बीच में? इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का क्या मतलब है? Perpendicular drawn. समझ गई बात को? अगर समझ गई हो तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन करो। Angle made between reflected ray and normal. पूरा नहीं बता रही, आप बोलो। Angle formed between the reflected ray and normal at the point of incidence. सो दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब के बीच बना हो, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसा कि ज्योत्सना ने बताया। क्या बताया इन्होंने? द एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन कहां पे डाला गया? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तब भी इसमें इंसिडेंस वर्ड आएगा क्योंकि इंसिडेंस पे ही तो नॉर्मल डाला है ना। सही है, एक बार रिपीट करो लक्षिता जरा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Sir, angle formed between reflected ray and normal drawn at the point of incidence is called Right. angle. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ और चीजें देखो। मान लीजिए ये हमारा हाथ एक मिरर है और इस पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। इस पर एक रे फॉल कर रही है, रे ये फॉल कर गई। सही है, तो अगर ये रे फॉल की है तो अब यहां से निकलेगी, तो क्या ये उतना ही एंगल बनाते हुए इधर या इधर जा सकती है? नहीं जा सकती है। कहने का मतलब है, ये देखो यहाँ पर रे आई, ठीक है, तो रे आने के बाद ये रे आ गई। अब इसे, ये तो परपेंडिकुलर है, दूसरी तरफ इतने ही एंगल पे जाना। इधर देखिए, दूसरी तरफ क्या ये इधर या इधर जा सकती है? इसको इधर ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें दैट इज एक ही प्लेन में होंगी। कौन कौन सी चीजें? एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, इंसिडेंट रे।
और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, दीज ऑल लाइज इन, सही है, ये इधर या उधर नहीं जा सकती है, इसे उधर ही, यहाँ बॉल फेंकोगी तो वहां टप जाएगी टप्पा, इधर या उधर थोड़ी ना जाएगी। तो इस तरीके से इस सेकंड लॉ को रिपीट करो जरा पूजा, आप बताओ। Incident ray, normal drawn at the point of incidence and reflected ray all lie on the same plane. चलो इस चीज को लिखें, दैट इज, इन्होंने बताया है स्नेहा बिश्नोई ने कि इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड, तीसरा क्या बताया, रिफ्लेक्टेड ऑल लाइज इन सेम, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब जरा देखिए, इतनी बात तो हमें पता चल गई। नाउ सो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, पहले प्लेन मिरर का देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर का। तो जैसे ये देखो, ये परपेंडिकुलर डाल दिए, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इससे इसमें फिट करेगा और आपको एक पिन इसमें दिखेगी, तो दिख रही है क्या? तो इसका मतलब ये भी 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री है, फर्स्ट लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है कि नहीं? देखो जीरो पर हम डाल दिए, परपेंडिकुलर है, तो I इज इक्वल टू R, पिन इस होल से दिखेगी आपको, तो जितना I है ये I है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, वहां आपको इमेज दिख रही है, तो वो R हो गया। आपको इमेज कहीं यहाँ दिख रही है ना, यहाँ पे कहीं दिख रही, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, सो अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ लाइट व्हिच अपीयर्स एज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। वर्चुअल भी हो सकती है, वर्चुअल और रियल की अलग बात है, अगर उसे पेपर पे ले लोगे तो रियल है, पेपर पे नहीं ले पाओगे तो वर्चुअल, वो अलग स्टेट है, लेकिन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इमेज। अब ये दिख रहा है ना इसमें से, तो I इज इक्वल्स टू R, देखिए, तो ये चीज 50, ये भी 50 है, ये देखो इसके अंदर से दिख रहा है आपको, तो ये 50-50 है, समझ में आ गया ना? तो अब एक चीज देखिए, तुमको इसके ऊपर मेढक दिख रहा है, उसको छुओ, क्या वहां मेढक है? तो ये इमेज, ऊपर कुछ दिख रहा है मेढक, उसको टच करो, वास्तव में अंदर कहीं पे है, लेकिन तो वो इमेज हो गया, ऊपर दिख रहा है, टच करो उसे, नहीं है ना, अंदर है, तो दैट इज अल्टरनेटिव फॉर्म, ऊपर कुछ मेढक जैसा दिख रहा है, टच करो उसे, नहीं ना, अंदर है, ऊपर दिखा है, अब इसे टच, ऊपर नहीं टच नहीं कर पा रही ना, टच करने की कोशिश करिए, नहीं हो रहा ना, तो अल्टरनेटिव वहां है नहीं चीज, अब उसे तुम अगर ले सकते हो पेपर पर तो रियल हो जाएगी, रियल लेके दिखाएंगे,
और नहीं ले सकते हो तो वर्चुअल हो जाएगी। रियल वर्चुअल अलग चीज है, लेकिन जो तुम देख पा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे इमेज है कुछ ऊपर दिख रहा है, टच करो, नहीं है ना, और अंदर उसे छूने की कोशिश करो, नहीं है ना, वहाँ नहीं है जहाँ दिख रहा है, देखो दिख रहा है ऊपर कुछ, टीवी में चारों तरफ से दिख रहा है, उसे छुओ, नहीं है, दिख रहा है ना पूरा मेडल ऊपर, उसे छूने की कोशिश करो, नहीं, और दिखा लो। So anything which is alternate, which is not object, but it appears like object. Anything which is a substitute of object, which appears like object, and it is all due to reflection. Reflection से भी हो सकता है, reflection से। ये बात तो समझ में आया? आगे की बात। Okay. Now, that is reflection from plane mirror. तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? तो ऐसा कुछ है नहीं जो बंद किया जा सके। क्या बंद करना है? ये क्या चीज? इससे क्या होगा? ठीक। ना, देखो। ये दो तरीके के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक तो सेल्फ इल्यूमिनेटर हो सकता है या फिर इल्यूमिनेटेड बाय सम अदर सोर्स, जैसे कैंडल सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। अब कुछ ऐसी चीज है, इसमें लाइट पड़ रही तो वॉल दिख रही है, इसमें लाइट पड़ रही तो ये क्या है, नॉन इल्यूमिनेटेड है, इल्यूमिनेटेड बाय सम अदर सोर्स। खैर जो भी हो, इसमें लाइट पड़ रही हो या सेल्फ इल्यूमिनेटेड, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिलीजेस मिलियंस ऑफ रेज, तुम्हारी मर्जी जितनी ले लो, लेकिन एक किसी भी ऑब्जेक्ट से कितनी रेज निकलेंगी, मिलियंस ऑफ रेज। तो कुछ रे एक सीधी ऐसे गई, ये देखो, एक ऐसे गई और एक ऐसे गई, हमने 3 रेज ही ली, सही है। और देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरी, जहां पे भी गिरेंगी वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो इसी पे आ जाएगा। तो ये जिधर आई है, बताओ अगर किसी भी मिरर पर 1 डिग्री बनाते हुए ले आए तो कितने डिग्री पे जाएगी, 1 पे चली जाएगी कि नहीं। और अगर उसी पे गिर जाए, मान लो यहीं पे तुम बॉल पटक दो तो कहाँ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो दैट इज इफ रे फॉल्स ऑन नॉर्मल, दैट देन इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, जहां आई है उसी पे चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0। समझ में आई बात की नहीं। दैट इज, अगर मान लो रे यहाँ आ रही है तो बोलो क्या जाएगी भी ऐसे, चली जाएगी कि नहीं। सो इफ रे फॉल्स ऑन नॉर्मल देन इट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ। और जो ऐसे आई है वो क्या करेगी, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई है उतना ही एंगल बनाते हुए कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी, नॉर्मल के दूसरी तरफ। यहाँ देखो, ये भी किधर चली जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी, सही है कि नहीं। इसने भी ओबे किया, इसने भी ओबे किया, क्योंकि 0 पे आई थी तो 0 पे गई है, और इसने भी ओबे किया, ठीक है। अब जरा देखो, नाउ अब देखो, जो यहां खड़ा हुआ व्यक्ति है जो इसे देख रहा है, वो क्या समझेगा, आवर आईज कैन इजिली बी चीटेड, हमारी आंखों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है। क्यों, बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। वो इतना नहीं सोच सकती यहाँ आई होगी तो यहाँ टकराई होगी, उनकी आंखों पे लाइट ये पड़ रही है तो वो सोचेंगी कि यहीं कहीं पीछे से आई है। Our eyes can easily be cheated। वो जानती है कि लाइट कैसे चलती है, बताओ, सीधी रेखा में चलती है तो पीछे से कहीं आई होगी, तो वो सोचेंगी। So our eyes will perceive that light might have moved from somewhere, उसी पाथ पे, बेंड नहीं करना है रे को, उसी पाथ पे पीछे से आई होगी, ठीक है। अच्छा, ये भी पीछे मिला दो और ये भी पीछे,
ये तो इतनी बड़ी हम आँख नहीं बना सकते, लेकिन हमारी आँख पे भी तो बंच ऑफ रेस पड़ रही होंगी, कोई एक दो थोड़ी ना पड़ रही होंगी। तो बताइए, तो ये जो भी रेज मिल रही है, अगर आप थोड़ी बड़ी बना लो, कितनी बड़ी आँख बना लो कि कम से कम 2 रेज आए, ऐसा भी कर सकते हो। तो वो उन दोनों रेज को कहाँ से आता हुआ देखेंगे बताओ? पीछे से। तो यहाँ पे जो उनको मिलेगा उसे क्या कहोगे? इमेज। तो वो सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट कहीं यहीं पीछे में है, सही है कि नहीं? तो इस चीज को हम इमेज कहेंगे। और ये क्या है बताइए? तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है और अगर हम इसको मिरर में देखें, ठीक है, तो मिरर में हमको सेम पॉइंट उसके पीछे भी दिखाई पड़ेगा। क्या वो उतनी ही डिस्टेंस में आपको दिखाई पड़ेगा जितनी डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है मिरर से? उतनी डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है कि नहीं? तो ये जो पीछे मिरर के पीछे बन रहा है उसे क्या कहेंगे बोलिए? इमेज। दैट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अल्टरनेट ऑब्जेक्ट। उसे क्या कहोगी? पीछे दिख रहा है कि नहीं वही डॉट, तो उसे क्या कहेंगे बोलो? इमेज। सही है? ये देखिए इसी में पीछे वैसा ही डॉट दिख रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? इमेज कहा जाएगा। ठीक है, इतना तो सभी को पता चल ही गया कि वही चीज पीछे दिख रही है, तो वो क्या कहलाएगी? सही है? आप अपनी मर्जी से 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। क्या तुमने ये देखा कि उतनी ही डिस्टेंस पे बन रहा है? ठीक है, लेकिन हमारे इस डायग्राम में हमसे गलती क्या हो गई? अब आदित्य बोलेंगे सर आप तो बता रहे उतने पे बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको थोड़ी चीटिंग करने की जरूरत है। चीटिंग कैसे करें? हमको इतना तो मालूम है ना कि उतनी ही डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे तुम मिरर से खड़ी होते हो, क्या तुम्हारी इमेज उतनी ही पीछे दिखती है? तुम और पीछे हो जाओ वो भी पीछे दिखेगी, ये तो जानते हैं ना हम लोग। तो हम क्या करें, ऐसी स्थिति में ज्योत्सना इतना ही पीछे खुद बना लो, खुद बना लो पहले से। ये सब हटाओ, समझ में आई बात कि नहीं? जिससे, क्योंकि वहां पर हमारे पास डी तो होगा नहीं। डी होगा क्या? तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? उतने पे पहले पीछे बना लो तो तुम्हारा इमेज बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देखो, यहां से इस रे को बस आपको रिफ्लेक्ट कर देना, पहले लॉक कर दो इमेज की पोजीशन ही लॉक है, तो तुमसे गलती होगी नहीं, क्योंकि वहां एंगल मेजर कर ही नहीं पाओगे। और जो उसका एक्चुअल पाथ है उसको बोल्ड दिखाओ, और जहां रे कभी गई ही नहीं है, क्या मिरर के पीछे लाइट जाती है? वहां तो अंधेरा होता है, वहां कोई लाइट जा पाती है? वो तो बाउंस बैक हो गई। वो तो आंखें हैं जो सोचती प्रकाश तो सीधी रेखा में चल रहा है, वो सोचती पीछे कहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या करो बताओ? इससे क्या फायदा होगा? जब तुम नॉर्मल डालोगे तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके ठीक किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये बात तुम्हें समझ में आ गई? देखो एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं दोनों एंगल, और उससे बिल्कुल एक जैसा। दिस इज द इमेज ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। इसे क्या कहेंगे? इमेज ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे ड्रॉ करना है, और हमें क्या करना है इसमें? दिस इज ए के लिए ये जाने वाली रे, ये आने वाली रे। ओके ओके, अब देखिए इसको ड्रॉ करो, अपनी कॉपी पे ड्रॉ किया, ड्रॉ करके जो पूरा नोट कर रही हो। सर हाँ बोलिए। सर, ये बनता नहीं क्या फिर इमेज पीछे है? ये अपना इमेजिनेशन है क्या? ये हमारी आंखें सोचती हैं कि रेड रेस, जैसे ये आई दोनों, एक रे यहाँ से टकरा के इधर आ गई पीछे पीछे, तो रे हम क्या देखते हैं? हमने जैसे ये ऑब्जेक्ट लिया, हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, बताओ, तो इससे बहुत सारी लाइट आ रही है, सही है? लाइट आ रही और हमारी आंखें यहाँ है, तो आंखें क्या सोचेंगी? बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? वो बोलेंगे जहां लाइट एक साथ क्या हो रही हो, कन्वर्ज हो रही होगा, वही ऑब्जेक्ट है। आंखें क्या सोचती है? जैसे यहाँ से लाइट कन्वर्ज हो रही है, उसको पीछे मिलाती हैं, तो तुमको लगता है कि हाँ इस सोर्स से आ रही, यही बन रही, तो वो देखते हैं उसको पीछे मिलाने की कोशिश करती हैं। हमेशा से हम लोग ऐसा करते हैं, ये हो जाता है कि नहीं? लेकिन मान लीजिए अगर ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए,
तो तुम मिरर के पीछे खड़े होने पर तुम्हारा कोई काम नहीं, वहां से हट जाओ। लाइट रिफ्लेक्ट होकर कैसे आएगी बताओ? ये ऐसे आ गई, ये ऐसे आ गई और ये सीधी आ गई। ये तीनों लाइट अब तुम्हारी आंख पे पड़ेगी तो तुम्हारी आंख क्या सोचेगी? अब ये कहां से आ रही है बताओ? वो सोचेंगे ये तीनों आ रही, जरूर ये यहाँ से आ रही होंगी, यही तो सोचेंगे। इसलिए हमने ऐसे सोच रखा है ऐसा। हमारी our eyes can easily be cheated. They always think that light travels in a straight line path. So light might be coming from here. ये वाली इधर से आ रही है तीनों, तो ये कहीं से आ रही, तो ये इमेज होगी। वो ये नहीं सोचेंगे एक मिरर रखा होगा, उससे मुड़ी होगी, फिर टकराई होगी, इतना एंटिसिपेट ही नहीं कर पाती। मान लो 4-5 मिरर रख दो तो वो ये नहीं कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उससे वहां टकराई होगी, फिर वहां टकराई होगी। इफ ए बंच ऑफ मिरर्स आर देयर, सो दे सिंपली कैन बी चीटेड। वो उसको पीछे मिला देंगी, वही उसकी इमेज। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यही चीज यहाँ हो रही है। ये ऑब्जेक्ट है, इधर देख लो तो यहाँ दिख जाएगा, और यहाँ एक बड़ी आंख हो तो तीनों रेज आएंगी तो वही से दिखेंगे। समझ में आ गई बात? चलो नाउ कुछ चीजें अब आपसे पूछी जाएंगी। नाउ डिफाइन। पहला सवाल है पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, या पैकेट ऑफ एनर्जी विच कॉजेज रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। जो हमें दिख जाए वो लाइट है, और जो ना दिखे वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो जिसे गामा रे समस्या बहुत सारी होती है। जो हमें दिख जाए उतना ही सेगमेंट लाइट है। यही 2 सवाल है, इसके बाद छुट्टी है। लाइट का सपोर्ट नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये आपको सही बनाना है। 3 जाने वाली रे, 3 आने वाली रे, ये पोर्शन डॉटेड रहेगा, सही है। ऑब्जेक्ट और इमेज आई नहीं बनानी।